इकाई 2.8 हिंदी उपन्यास। और उसमें टॉपिक है आंचलिक उपन्यास। आंचलिक उपन्यास क्या होता है? जो किसी अंचल विशेष से रिलेटेड, किसी एरिया से, गांव का कोई एक एरिया से रिलेटेड होता है, उसको अंचल उपन्यास, आंचलिक उपन्यास कहते हैं। प्रेम चंदोतर हिंदी उपन्यास में फणीश्वर नाथ रेणु के उपन्यास मैला आंचल का प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है। फणीश्वर नाथ रेणु ने सबसे पहला आंचलिक उपन्यास जो है मैला आंचल है। इसका प्रकाशन एक महत्वपूर्ण घटना है क्योंकि यही एक नई और मौलिक प्रवृत्ति आंचलिक उपन्यास के रूप में शुरू हुई। आंचलिक उपन्यास अपनी संरचना में अन्य उपन्यासों से काफी अलग होता है। इसमें नायक कोई पात्र ना होकर अंचल ही नायक होता है, मतलब उस जगह, वो जो जगह है वही नायक है। इसका उद्देश्य अंचल का बहुआयामी व जीवंत चित्र प्रस्तुत करना होता है। इसमें अंचल की लोक भाषा का अत्यधिक प्रयोग होता है। सन 1950 1950 के बाद आंचलिक उपन्यासों का तेजी से प्रसार हुआ। इस प्रसार के कुछ निश्चित सामाजिक आर्थिक कारण थे। लोकतंत्र की स्थापना से गांवों को महत्व मिला। शहरीकरण के बढ़ने से ग्रामीण जनसंख्या का शहरों की ओर पलायन के फलस्वरूप ग्रामीण जीवन के प्रति नॉस्टैल्जिक भावना उत्पन्न होना, मतलब नेगेटिव नेगेटिव भावना उत्पन्न होना आदि प्रमुख कारक कहे जा सकते हैं। कई विद्वान शिव पूजन सहायकृत देहाती दुनिया को प्रथम आंचलिक उपन्यास मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि शिव पूजन ने एक उपन्यास लिखा था देहाती दुनिया, वो पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। किंतु आंचलिक उपन्यास लेखन परंपरा का आरंभ फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल से माना जाता है। अब प्रमुख आंचलिक उपन्यास और उनके उपन्यासकार। तो पहले उपन्यासकार हैं देवेंद्र सत्यार्थी। इनका जन्म 1908 में हुआ था, मृत्यु 2003 में हुई थी। इनके 6 उपन्यास हैं। रथ के पहिए 1953, कठपुतली 1954, ब्रह्मपुत्र 1956, दूधगाछ 1958, कथा गहो उर्वशी 1961, तेरी कसम सतलुज 1988। अगले आते हैं नागा अर्जुन। इनका जन्म 1911 1911 में और मृत्यु 1998 1998 में हुई। इनके 13 उपन्यास हैं। पहला रतिनाथ की चाची 1948, बलचनमा 1952, नई पौध 1953, बाबा बटेश्वर नाथ 1954, वरुण के बेटे 1957, दुखमोचन 1957, कुंभी पाक 1960, हीरक जयंती 1961, उग्र तारा 1963, जमनिया का बाबा 1968, इमरतिया 1968, पारो 1975, गरीबदास 1979। फिर आते हैं बलभद्र ठाकुर। इनका जन्म 1918 में हुआ था। इनके 5 उपन्यास हैं। मुक्तावली 1959, नेपाल की वो बेटी 1959, देवताओं के देश में 1960, घने और बने 1961, लहरों की छाती पर 1962। फिर है फणीश्वर नाथ रेणु, इम्पोर्टेंट उपन्यासकार हैं। इनका जन्म 1921 में हुआ था और मृत्यु 1977 में हुई थी। इनका पहला उपन्यास मैला आंचल 1954, प्रतिपरिकथा 1957, दीर्घतपा 1963, जुलूस 1965, कितने चौराहे 1966, कलंक मुक्ति 1972, पलटू बाबू रोड 1979, राम रतन राय 1971 जो कि अपूर्ण है। फिर आते हैं राम दर्श मिश्र का जन्म 1924 में हुआ था। इनके 12 उपन्यास हैं। पानी के प्राचीर 1961, जल टूटता हुआ 1969, बीच का समय 1970, सूखता हुआ तालाब 1972, अपने लोग 1976, रात का सफर 1976, आकाश की छत 1979, बिन दरवाजे का मकान 1984, दूसरा घर 1986, थकी हुई सुबह 1993, 20 बरस 1996, परिवार 2006। फिर आते विवेकी राय। इनका जन्म 1924 में हुआ था, मृत्यु 2016 में हुई थी। इनके 10 उपन्यास हैं। बबलू 1964, पुरुष पुराण 1975, लोक ऋण 1977, श्वेत पत्र 1979, सोना माटी 1983, समर शेष है 1988, मंगल भवन 1994, नमामि ग्रामम 1997, अमंगलहारी 2000, देहरी के पार 2003। फिर है राही मासूम रजा। जन्म हुआ 1925 में, मृत्यु हुई इनकी 1992 में। इनके 9 उपन्यास हैं। आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला 1969, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970,
दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977 में, कटरा भी आरजू 1978, असंतोष के दिन 1985 और नीम का पेड़। फिर है केशव दास मिश्र, इनके 3 उपन्यास हैं, कोहबर की शर्त 1965, देहरी के आर पार, महुआ और सांप। फिर है राजेंद्र अवस्थी तुषित, इनका जन्म 1930 में हुआ, मृत्यु 2009 में हुई। इनके 9 उपन्यास हैं, सूरज किरण की छाँव 1959, जंगल के फूल 1960, उतरते ज्वार की सीपियाँ 1968, जाने कितनी आंखें 1969, बहता हुआ पानी 1971, बीमार शहर 1973, अकेली आवाज़ 1976, मछली बाजार 1977, एक रजनीगंधा चोरी 1985। नेक्स्ट है शैलेश मटियानी, जन्म 1931 में हुआ, मृत्यु 2001 में। अब इनके 32 उपन्यास हैं, 32। पहला है बोरीवली से बोरी बंदर तक 1959, कबूतर खाना 1959, हौलदार 1960, किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई 1960, चिट्ठीर सेन 1961, तिरिया भली न काठा की 1961, चौथी मुट्ठी 1962, बारूद और बचूली 1962, मुख सरोवर के हंस 1962, एक मूठ सरसों 1962, कोई अजनबी नहीं 1966, दो बूंद जल 1966, दो दुखों का एक सुख 1966, भागे हुए लोग 1966, पुनर्जन्म के बाद 1970, जल तरंग 1973 1973, बर्फ गिर चुकने के बाद 1975, उगदे सूरज की किरण 1976, छोटे छोटे पक्षी 1977, रामकली 1978, सर्पगंधा 1979, आकाश कितना अनंत है 1979, उत्तरकांड 1980, डेरे वाले 1980, सवितरी 1980, गोपुली गफूरन 1981, 52 नदियों का संगम 1981, अर्धकुंभ की यात्रा 1983, मुठभेड़ 1983, नागवल्लरी 1985, माया सरोवर 1987, चंद औरतों का शहर 1992। फिर है गुलशेर खां शानी, इनका जन्म 1933 में हुआ था, मृत्यु 1995 में हुई थी। इनके 8 उपन्यास हैं, कस्तूरी 1964, पत्थरों में बंद आवाज़ 1964, काला जल 1965, साल वनों के द्वीप 1967, नदी और सीपियाँ 1970, एक लड़की की डायरी 1973, फूल तोड़ना मना है 1980, सांप और सीढ़ी 1983। फिर है मधुकर गंगाधर के 3 उपन्यास हैं, मोतियों वाले हाथ 1963, फिर से कहो 1964, सुबह होने तक 1969। फिर है हिमांशु श्रीवास्तव, जन्म हुआ 1934 में, मृत्यु 1996। इनके 9 उपन्यास हैं, लोहे के पंख 1957, नदी फिर बह चली 1961, रथ से गिरी बांसुरी 1967, कुहासे में जलती धूप बत्ती 1976, रिहर्सल 1978, अपनी अपनी कंदिल 1979, पिछली रात का अंधेरा 1980, भित्ति चित्र की मयूरी 1980, ना खुदा ना सनम 1980। नेक्स्ट है मायानंद मिश्र, इनके 3 उपन्यास हैं, माटी के लोग सोने की नैया 1967, मंत्र पुत्र पुरोहित। फिर है हिमांशु जोशी, जन्म 1935 में, मृत्यु 2018। इनके 9 उपन्यास हैं, अरण्य 1965, जंगल को बोलते हैं अरण्य, बुरंश तो फूलते हैं 1965, रथ से गिरी बांसुरी 1967, महासमर 1971, छाया मत छूना मन 1974, कगार की आग 1975, समय साक्षी है 1976, तुम्हारे लिए 1978, सूरज 1980। फिर है रामदेव शुक्ल, जन्म 1938 में हुआ था। इनके 3 उपन्यास हैं, ग्राम देवता 1982, विकल्प 1986, गुर्जरी 2020। फिर है भगवान दास मोरवाल, इनका जन्म 1960 में हुआ था। इनके 9 उपन्यास हैं, काला पहाड़ 1999, बाबल तेरा देश में 2004, रेत 2008, नरक मसीहा 2014,
हलाला 2016, सुरबंजारन 2017, वंचना 2019, शकुंतिका 2020 और खानजारा 2021। फिर है यमुना दत्त वैष्णव, इनका उपन्यास है शैलवधु 1959 में आया था। योगेंद्र सिन्हा, इनका उपन्यास बन के मन में 1962 में आया। मनहर चौहान, इनका उपन्यास हिरना सावरी 1962। श्याम परमार, मोरझाल 1963। रघुवर दयाल सिंह, त्रियुगा 1967। हर गुलाल, भीतरी कुआं 1974। तो ये उपन्यास और उनके उपन्यासकार थे। अब कुछ उपन्यासकार जिनके बारे में बताया गया है, तो पहले हैं देवेंद्र सत्यार्थी। देवेंद्र सत्यार्थी कृत रथ के पहिए उपन्यास में मध्य प्रदेश की गौंड जनजाति के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। कठपुतली उपन्यास में नाटक और रंगमंच से जुड़े कलाकारों की जीवन की कथा, तो वहीं दूधगाछ में संगीत से जुड़े लोगों की जीवन कथा वर्णित है। ब्रह्मपुत्र उपन्यास में असम में ब्रह्मपुत्र में बसे विशाल द्वीप माजुली और उसके तट पर स्थित दिसांगमुख के निवासियों के जीवन का अंकन हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार यह हिंदी का पहला उपन्यास है जिसमें भारत के सुदूर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की यथार्थ कथा कही गई है। कथा कहो उर्वशी में मूर्तिकार की साधना का अंकन है। कठपुतली, दूधगाछ एवं कथा कहो उर्वशी तीनों कला से संबंधित उपन्यास है। इसके बाद आते हैं नागा अर्जुन। नागा अर्जुन ने मिथिलांचल के गांवों को अपनी कथा का आधार बनाया है, मतलब मिथिला की तरफ जो भी अंचल गांव हैं उनको अपनी कथा का आधार बनाया है। उपन्यास है रतिनाथ की चाची। नागार्जुन कृत प्रथम उपन्यास है जो एक मैथिल विधवा के जीवन पर केंद्रित है। उपन्यास मिथिलांचल एवं मैथिल ब्राह्मण समाज के अंतर विरोधों को उजागर करता है, साथ ही नारी की शोषण की समस्या को उठाता है। बलचनमा उपन्यास आज़ादी से पूर्व के दरभंगा जिले को केंद्र में रखकर विकसित होता है। दलित युवक बलचनमा उपन्यास का नायक है जो राजनीति के दांव सीखने के पश्चात अन्याय एवं अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करता है। नई पोद उपन्यास में अनमेल विवाह एवं अप्रासंगिक रूढ़ियों के विरोध का चित्रण हुआ है। बाबा बटेश्वर नाथ में बरगद के वृक्ष को बचाने हेतु किए गए किसानों के संघर्ष का चित्रण है। वरुण के बेटे उपन्यास में मिथिला के जमींदारों के विरुद्ध वहां के मछुआरों के संघर्ष का अंकन हुआ है। दुख मोचन उपन्यास में ग्रामीणों पर आधुनिक सभ्यता के प्रभाव का चित्रण है। हीरक जयंती में तत्कालीन नेताओं की चरित्रहीनता का अंकन हुआ है। इमरतिया में समाज के बगुला भक्तों की पोल खोली गई है। पारो, इसमें बाल विवाह की समस्या पर केंद्रित उपन्यास है ये। गरीब दास, इसमें स्वाधीन भारत के गांवों के सामाजिक और आर्थिक अंतर विरोधों का अंकन किया गया है। फिर है बलभद्र ठाकुर। बलभद्र ठाकुर कृत मुक्तावली उपन्यास में मणिपुर के जनजीवन एवं संस्कृति का चित्रण है। नेपाल की वो बेटी में नेपाल की डुटियाल जाति का चित्रण है। देवताओं के देश में कुल्लू के पर्वतीय जीवन का चित्रण है। लहरों की छाती पर अंडमान निकोबार द्वीप के जनजीवन की कथा वर्णित है। फिर है फर्नीश्वर नाथ रेणु। इसमें सतीनाथ भादुड़ी, बंगला उपन्यासकार को फर्नीश्वर नाथ रेणु अपना साहित्यिक गुरु मानते हैं। तो अपना गुरु किसको मानते हैं? एक बांग्ला उपन्यासकार है सतीनाथ भादुड़ी, वो फर्नीश्वर नाथ रेणु ने अपना गुरु मानते हैं। फर्नीश्वर नाथ रेणु हिंदी में आंचलिक उपन्यास के आरंभकर्ता माने जाते हैं। हिंदी में उपन्यास के संदर्भ में आंचलिक शब्द का प्रथम प्रयोग रेणु ने अपने उपन्यास मैला आंचल की भूमिका में किया है। मैला आंचल उपन्यास में पूर्णिया जिले के मैरीगंज गांव को कथा का केंद्र बनाया गया है। मैला आंचल का कथाकाल 1946 से 1948 के बीच का है। मैला आंचल उपन्यास आज़ाद भारत के ग्रामीण अंचलों के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक यथार्थ का जीवंत चित्रण प्रस्तुत करता है। फर्नीश्वर नाथ रेणुकृत परिकथा में पूर्णिया जिले के परानपुर गांव की कथा कही गई है, जिसका कथा समय 1953 से 1956 ईस्वी तक का है। 1953 से 1957 ईस्वी तक का समय बताया गया इसके अंदर। रेणुकृत दीर्घतपा उपन्यास का कथा केंद्र पटना जिले का वर्किंग विमेंस हॉस्टल है। उपन्यास में छात्रावास के भीतर के भ्रष्टाचार, स्त्रियों के दैहिक शोषण की कथा कही गई है। बेला गुप्त उपन्यास की केंद्रीय पात्र है। जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हुए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का वर्णन है, मतलब बहुत दुखी कथा का वर्णन किया गया है। कितने चौराहे उपन्यास आज़ादी के लिए संघर्ष करने और अपना बलिदान देने वाले युवकों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। उपन्यास में इन युवकों में देश प्रेम, सेवा भाव, त्याग आदि आदर्शों को स्थापित करने का प्रयास हुआ है। पलटू बाबू रोड रेणु की मृत्यु के पश्चात प्रकाशित हुआ था। इसमें पलटू बाबू रोड कस्बे एवं मंगाली परिवार के चारित्रिक पतन की कहानी कही गई है।
अगय के अनुसार रेणु के उपन्यासों में एक अखंड मानवीय विश्वास की चिंगारी सुलगती दिखती है। फिर है रामदरस मिश्र। रामदरस मिश्र एक महत्वपूर्ण आंचलिक उपन्यासकार है। अपने पहले उपन्यास पानी के प्राचीर, इसमें उन्होंने गोरखपुर जिले के पांडेपुरवा गांव के किसानों के जीवन का यथार्थ अंकन किया है। जल टूटता हुआ उपन्यास पानी के प्राचीर का ही विस्तार माना गया है। इसमें भी स्वतंत्रता के बाद के ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। गोपाल राय लिखते हैं, वस्तुतः पानी के प्राचीर और जल टूटता हुआ उपन्यासकार के एक ही संपूर्ण जीवन के अंग है। इस विजन के घाघरा ताप्ती का वह अभावग्रस्त और अभिशप्त ग्रामीण क्षेत्र है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुखी जीवन के सपने देख रहा था। बीच का समय में बेमेल विवाह के कारण उत्पन्न तनाव एवं त्रासदी को चित्रित किया गया है। सूखता हुआ तालाब में सदाचार एवं नैतिक रूढ़ियों में बंधे हुए गांव का अंकन किया गया है। अपने लोग में गोरखपुर के ग्रामीण एवं कस्बाई जीवन का चित्रण हुआ है। नायक प्रमोद दिल्ली के कॉलेज से सरकारी नौकरी छोड़कर गोरखपुर के किसी कॉलेज में रीडर पद स्वीकार करता है ताकि वह अपने बचपन के शहर से जुड़ सके। रात का सफर में नायिका रीता का ट्रेन से सफर का चित्रण किया गया है। आकाश की छत में दिल्ली की बाढ़ पर केंद्रित उपन्यास है दूसरा घर। इसमें प्रवासी कमलेश के जीवन संघर्ष का यथार्थ चित्रण है। प्रवासी मतलब जो दूसरी जगह से आकर बसे होते हैं, तो उनके जीवन में क्या क्या संघर्ष होते हैं उसका चित्रण इसके अंदर किया गया है। थकी हुई सुबह, इसमें एक ग्रामीण स्त्री की कहानी का अंकन हुआ है। 20 बरस की रचना रिपोर्टाज शैली में हुई। फिर है विवेकी राय। विवेकी राय का समस्त औपन्यासिक संसार उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पुरुष पुराण में नई एवं पुरानी पीढ़ियों के संघर्ष की करुण गाथा का चित्रण हुआ है। लोक ऋण में ग्रामीण एवं आधुनिक संस्कृति के मध्य तनाव का चित्रण हुआ है। सोना माटी उपन्यास में गाजीपुर बलिया के बील करैल क्षेत्र के ग्रामीण जीवन का गहरी संवेदनशीलता के साथ चित्रण किया गया है। समर शेष है, समर मतलब युद्ध होता है। समर शेष है उपन्यास का केंद्र गांव की कच्ची सड़क है। इसी सड़क के माध्यम से पूर्वांचल का पिछड़ापन दिखाया गया है। इसमें पूर्वांचल के किसान मजदूर समाज के शोषण और संघर्ष का चित्रण हुआ है। मंगल भवन में 1962 में भारत चीन युद्ध की भारतीय मानस पर हुई प्रतिक्रिया का अंकन है। नमामि ग्रामम, इसमें अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से ग्रामीण दुर्दशा का चित्रण किया गया है। इसके बाद आते हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा आंचलिक परिवेश में मुस्लिम जीवन का चित्रण करने वाले महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। राही मासूम रजा कृत आधा गांव में गाजीपुर जिले के गंगोली गांव के सिया मुसलमानों के जीवन का चित्रण किया गया है। टोपी शुक्ला हिंदू मुस्लिम तनाव की समस्या पर आधारित उपन्यास है। हिम्मत जौनपुरी में गाजीपुर जिले के एक मुसलमान की कथा है जो लेखक के बचपन का साथी है। ओस की बूंद में राजनीति से उत्पन्न हिंदू मुस्लिम समस्याओं को चित्रित किया गया है। दिल एक सादा कागज उपन्यास में विभाजन के बाद पाकिस्तान गए भारतीय मुसलमानों के मोहभंग का चित्रण हुआ है। सीन 75 में आपातकाल के जनजीवन पर पड़े प्रभाव का अंकन है। वहीं कटरा बी आरजू में इलाहाबाद के हिंदू मुस्लिम लोगों के एक मोहल्ले की कथा कही गई है। फिर है राजेंद्र अवस्थी जिन्हें त्रुषित कहते हैं। राजेंद्र अवस्थी त्रुषित कृत सूरज किरण की छांव तथा जंगल के फूल उपन्यास में बस्तर जिले के आदिवासी गौंड जनजाति के सामाजिक सांस्कृतिक जीवन का अंकन हुआ है। उतरते ज्वार की सीपियों में बम्बई के देह व्यवसाय में संलिप्त महिलाओं का चित्रण है। जाने कितनी आंखें, इसमें बुंदेलखंड के बीजाबाड़ी नामक ग्राम की कथा का चित्रण हुआ है। बहता हुआ पानी में एक कलाकार के संपर्क में आने वाली स्त्रियों का चित्रण हुआ है। बीमार शहर, इसमें मुक्त यौन संबंध एवं विवाह व्यवस्था के विरोध को चित्रित किया गया है। फिर है शैलेश मटियानी। शैलेश मटियानी के उपन्यासों में अंचल के चित्रण के साथ साथ स्त्रियों, दलितों तथा निम्न वर्ग के लोगों के जीवन का चित्रण प्रमुखता से हुआ है। शैलेश मटियानी कृत बोरीवली से बोरी बंदर तक में बम्बई की दौड़ भाग और आधुनिक मशीनी जीवन का अंकन हुआ है। कबूतर खाना में बम्बई के भुलेश्वर मोहल्ले के जनजीवन का चित्रण है। किस्सा नर्मदा बेन गंगूबाई में सेठानियों के अवैध यौन संबंधों का चित्रण हुआ है। मटियानी कृत हौलदार, चिट्ठी रसैन, चौथी मुट्ठी और मुख सरोवर के हंस उपन्यास कुमाऊनी जीवन को केंद्र में रखकर लिखे गए हैं। हौलदार में अल्मोड़ा अंचल के एक अपंग पात्र की मानसिक विक्षिप्तता का चित्रण हुआ है। चिट्ठीर सेन में स्त्री की अभिक्षिप्त नियति के साथ मानवीय संवेदना का चित्रण हुआ है। मुख सरोवर के हंस की रचना कुमायूं क्षेत्र की सुप्रसिद्ध लोक कथा अजीत बफौल पर की गई है। एक मूठ सरसों में वर्ण संकर बालक में के अपमान एवं सामाजिक अस्वीकृति का चित्रण है।
कोई अजनबी नहीं। इस उपन्यास में पहाड़ी स्त्री रामरती की मनोव्यथा एवं भटकाव का चित्रण है। भागे हुए लोग में धर्म एवं साधना के नाम पर फैले पाखंड का चित्रण हुआ है। दो बूंद जल, इसमें देह का सौदा करने वाली पहाड़ी स्त्रियों का चित्रण किया गया है। जल तरंग एवं माया सरोवर में स्त्री पुरुष के संबंधों का अंकन हुआ है। बर्फ गिर चुकने के बाद में व्यक्ति के मानसिक तनाव एवं निरर्थकता की व्यथा को दर्शाया गया है। छोटे छोटे पक्षी उपन्यास जो है प्रेम कथा का उपन्यास है। सर्पगंधा, इस उपन्यास में पहाड़ी क्षेत्र के दलित समाज के हकों की लड़ाई का अंकन हुआ है। आकाश कितना अनंत है उपन्यास में पहाड़ी नगर के प्रबुद्ध चरित्रों के संघर्ष का चित्रण हुआ है। गोपुली गफूरन में नायिका गोपाली के स्त्री व्यक्तित्व का भव्य चित्रण हुआ है। 52 नदियों का संगम, इसमें वैश्याओं एवं उनके दलालों के जीवन की त्रासदी का चित्रण हुआ है। मुठभेड़ में सरकारी व्यवस्थाओं की विफलता, अमानवीयता एवं संवेदनहीनता का चित्रण हुआ है। डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार शैलेश मटियानी मुख्यतः दलित विमर्श के उपन्यासकार हैं, जिसमें नारी और दलित वर्ग की मुख्य भूमिका रही है। फिर आते हैं इसके अंदर गुलशेर खां, जो शानी के नाम से प्रसिद्ध हैं। गुलशेर खां शानी कृत काला जल उपन्यास में बस्तर जिले की मुस्लिम मध्य वर्गीय जीवन का चित्रण किया गया है। इसमें 2 मुस्लिम परिवारों की 3 पीढ़ियों की कथा है। शानी के साल बनों के द्वीप, इस उपन्यास में मड़िया जनजाति तथा सांप और सीढ़ी में बस्तर के आदिवासी जीवन की कथा का वर्णन है। नदी और सीपियां उपन्यास में पुरुष मानसिकता का अंकन हुआ है। फिर है हिमांशु जोशी। हिमांशु जोशी कृत अरण्य में पहाड़ी जीवन की कहानी को चित्रित किया गया है। महासागर उपन्यास में अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी लड़की की कथा है। वहीं छाया मत छूना मन में अपने परिवार के लिए एक लड़की द्वारा किए गए त्याग का चित्रण किया गया है। कगार की आग उपन्यास में अल्मोड़ा के गांव लघौना की युवती गोमती के संघर्ष में त्रासद कथा का यथार्थपूर्ण अंकन हुआ है। समय साक्षी है, इस उपन्यास में आपातकाल से उत्पन्न अस्थिरता और अराजकता का अंकन हुआ। सुराज उपन्यास में नायिका गांगी के जीवन यथार्थ एवं संघर्ष की कथा का चित्रण हुआ है। अब कुछ अन्य आंचलिक उपन्यासकार हैं, जिनमें आते हैं हिमांशु श्रीवास्तव। इन्होंने लिखा नदी फिर बह चली, इसमें उत्तर प्रदेश के ग्रामीण व्यक्तियों के जीवन का यथार्थ चित्रण हुआ है। फिर हैं भगवान दास मोरवाल, इन्होंने लिखा काला पहाड़। इस उपन्यास में मेवात जिले के नगीना नामक गांव को केंद्र बनाकर लिखा गया है। इसमें देश के भीतर बढ़ती सांप्रदायिकता का चित्रण हुआ है। सांप्रदायिकता मतलब धर्म के नाम पर जो लड़ाई झगड़े होते हैं उनको सांप्रदायिकता कहते हैं। बाबल तेरा देश, इसमें पितृसत्ता से उत्पन्न स्त्री के दुखों की व्यथा है। फिर आता है उदयशंकर भट्ट। उदयशंकर भट्ट ने लिखा सागर, लहरें और मनुष्य। ये भी एक आंचलिक उपन्यास है। इसमें मुंबई के निकटवर्ती गांव बरसोवा के मछुआरों के जीवन का चित्र